हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एरे के पहले प्रकार एक वीमी एरे या वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे प्रकार बहुविमी एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। इसे द्विविमीय एरे या 2D एरे भी कहा जाता है। इस एरे में दो या दो से अधिक विमाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें रो एवं कॉलम दोनों हमें प्रयोग करने होते हैं। जैसे 1D एरे के अंदर हमने केवल रो या कॉलम में से किसी एक को प्रयोग किया था, वैसे यहाँ पर हम रो कॉलम दोनों को प्रयोग करते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने एक मल्टी डायमेंशनल एरे को डायग्रामेटिक रूप से बनाया है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये रो है और ये कॉलम है और ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। इस वजह से इसको बहुविमीय एरे कहा जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी कक्षा के विद्यार्थियों के रोल नंबर के साथ साथ उनके विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को भी स्टोर करवाना हो। अब हम बात करते हैं बहुविमीय एरे की घोषणा किस प्रकार से की जाती है। घोषणा में सबसे पहले हमें बताना होता है एरे का डाटा टाइप, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, एरे का नाम, और उसमें दो साइज़ हमें बताने पड़ेंगे। पहला साइज़ रो के लिए कि इस एरे में कितने रो होंगे, और दूसरा साइज़ कॉलम के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक इंटीजर प्रकार का एरे घोषित किया है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। इसको हम इंडेक्स मान से ऐसे देख सकते हैं कि 0 से 2 तक ये कॉलम्स के मान हैं, इंडेक्स मान, और 0 से 2 तक ये रो के इंडेक्स मान हैं। हम यहाँ इनको कह सकते हैं ये रो हैं और ये ऊपर जो है ये इसके कॉलम है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका जो पहला मान है वो A00 में स्टोर होगा, मतलब 0 रो और 0 कॉलम में स्टोर होगा, जबकि अंतिम मान A22 में स्टोर होगा। क्योंकि हमें पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अधिकतम मान से एक कम होता है, इसलिए 0, 1, 2 कुल मान हो गए 3। तो इसमें हम 3 गुना 3 यानी कि टोटल 9 वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। 2D या बहुआयामी एरे का प्रारंभीकरण भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कंपाइल टाइम प्रारंभीकरण और दूसरा है रन टाइम प्रारंभीकरण। हम बात करते हैं इसके पहले प्रकार की, कंपाइल टाइम प्रारंभीकरण। जब हम एरे की घोषणा के साथ ही उसे प्रारंभिक मान दे देते हैं तो उसे कंपाइल टाइम प्रारंभीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ हम एक एरे घोषित करते हैं और इसकी घोषणा के साथ ही इसे प्रारंभिक मान भी दे देते हैं। जैसे ये 3 गुना 3 का एरे है तो मतलब 9 मान हमें देने पड़ेंगे। इसमें हमने जो घोषणा की है उसके साथ जब हम इसमें प्रारंभिकरण देते हैं, जो मान देते हैं, उसमें भी हम देखते हैं 3 रो और 3 कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं। जैसी पहली रो जो है वो जिसमें 1, 2, 3 मान दिए हैं, ये पहली रो है हमारी। इस तरह से ये मान स्टोर होंगे। इसका इंडेक्स मान 0 से शुरू होता है और अधिकतम मान से 1 कम होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, इसमें 3 से 1 कम 2 तक होगा। तो कुल 3 मान हो रहे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब 9 मान हो गए इसके अंदर। इसका पहला मान जो है वो इसके 0, 0 मतलब 0 रो 0 कॉलम में जाएगा जो कि 1 है। दूसरा जो मान होगा वो 0 रो और पहले कॉलम में जाएगा जो कि 2 है, और इसका अंतिम मान 2, 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम में जाएगा जो कि 9 है। यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि इसका पहला मान 0 रो 0 कॉलम में है 1, इसका दूसरा मान रो तो 0 है लेकिन कॉलम 1 हो गया, इसका अंतिम मान दूसरी रो और दूसरे कॉलम का अंतिम मान यानी कि 9 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एरे की घोषणा के साथ ही उसे प्रारंभिक मान भी दे दिया जाए तो इस प्रकार की घोषणा और प्रारंभीकरण कंपाइल टाइम प्रारंभीकरण कहलाता है। इस प्रारंभीकरण के कुछ लाभ भी होते हैं। इससे एक तो हमारे एरे प्रोग्राम के निष्पादन में कम समय लगता है, क्योंकि हम इसमें मान पहले ही दे चुके हैं तो बाद में हमें कीबोर्ड से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, रन टाइम प्रारंभीकरण। यदि हम घोषणा के साथ ही उसे प्रारंभीकरण नहीं देते हैं, अर्थात इसे अभी मान हमने नहीं दिए हैं, इन मानों को जब प्रोग्राम का निष्पादन होगा उस समय कीबोर्ड से दिया जाएगा, तो इस प्रकार का जो प्रारंभीकरण होता है उसे रन टाइम प्रारंभीकरण कहते हैं। इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में दो लूप लगाने होते हैं। पहला लूप जो रो के लिए होगा, जिसको आउटर लूप बोलते हैं, और दूसरा जो लूप होगा वो कॉलम के लिए होगा, जिसे इनर लूप बोलते हैं। इस प्रकार के प्रारंभीकरण को देने से प्रोग्राम के निष्पादन में अधिक समय लगता है। अगर हम इसको समझें तो ये पहला जो हमने फॉर लूप लगाया है ये रो के लिए है, दूसरा फॉर लूप लगाया है ये कॉलम के लिए है। ये 0 से शुरू हो रहा है और जब तक i का मान 3 से छोटा रहेगा, छोटा मतलब 2, तो 0 से 2 तक ही चलेगा ये, 0, 1 और 2, मतलब कुल कितने मान लेगा, 3 मान। तो 3 रो और 3 कॉलम। एक बार जब ये लूप चलता है तो ये लूप 3 बार चलता है, तो जब ये 3 बार चलेगा तो ये 9 बार चलेगा। इस प्रकार से ये हमसे 9 मान मांगेगा और इस एरे में या इस एरे के पते पर जा कर के उन 9 मानों को स्टोर कर देगा। एरे पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस की बात करेंगे। एरे पर हम बहुत सारे बुनियादी ऑपरेशन प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से 5 मुख्य हैं। सबसे पहला आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है जोड़ना। इसका अर्थ है कि एक डाटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना इंसर्शन कहलाता है। दूसरा आता है इसमें डिलीशन। एक डाटा स्ट्रक्चर में किसी एक डाटा तत्व को मिटाना डिलीशन कहलाता है। तीसरा है अपडेट। किसी एक डाटा स्ट्रक्चर में किसी एक डाटा तत्व में बदलाव करना अपडेशन कहलाता है। चौथा इसमें आता है ट्रैवर्सिंग। एक डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों पर प्रोसेसिंग करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। और पांचवा आता है सर्चिंग या सर्च। एक डाटा स्ट्रक्चर में एक निश्चित डाटा तत्व को खोजना सर्चिंग कहलाता है। यह सर्चिंग सबसे महत्वपूर्ण है और इसे हमारी पाठ्यपुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है, तो हम यहाँ सर्चिंग को पढ़ेंगे। सर्चिंग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर या एरे में एक निश्चित डाटा तत्व को खोजने की प्रक्रिया सर्चिंग कहलाती है। एक लीनियर एरे में सर्चिंग की 2 विधियां होती हैं। पहली है लीनियर सर्च, जिसे रेखीय सर्च भी बोलते हैं, और दूसरी है बाइनरी सर्च। यहाँ हम पहले लीनियर सर्च को विस्तार से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एरे लेते हैं इंट ए। इसमें इंटीजर प्रकार के 5 मान हमने स्टोर किए हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक एरे लिया है जिसका इंडेक्स मान 0 से 4 तक है, मतलब इसमें कुल 5 मान हमने स्टोर करवाए हैं। n वो मान है जिसे इस एरे में सर्च किया जाना है। रेखीय सर्च शॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों प्रकार के एरे पर प्रयोग की जा सकती है। जैसे यहाँ हम अनसॉर्टेड एरे का प्रयोग कर रहे हैं। ये सर्चिंग की लंबी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें तुलनाएं बहुत अधिक होती हैं। जैसे यहाँ हम इस मान को अपने इस एरे पर सर्च करते हैं, तो सबसे पहले इस मान की तुलना एरे के पहले मान से की जाती है। यदि वो इसके समान है तो सर्चिंग यहीं समाप्त हो जाती है। यदि वो उसके समान नहीं है तो अगले मान से इसकी तुलना की जाती है, और ये तुलनाएं तब तक की जाती हैं जब तक या तो मान नहीं मिल जाता या एरे समाप्त नहीं हो जाता। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सर्चिंग एक सीधी सरल रेखा में ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। इसी वजह से इसे रेखीय सर्च कहा जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे एरे में तत्वों की संख्या कम हो। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी सर्च पर।
बाइनरी सर्च के लिए भी हम एक एरे लेते हैं। ये सर्चिंग की तीव्र विधि मानी जाती है तथा केवल शॉर्टेड एरे पर ही इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर शॉर्टेड एरे लिया है, क्रमबद्ध एरे है। इसमें मध्यमान निकाला जाता है और मध्यमान निकाल करके ही हम इसे हल करते हैं। कई बार बाइनरी सर्च और रेखीय सर्च में ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों विधियों में से अच्छी विधि कौन सी है, बेहतर विधि कौन सी है। तो हम बाइनरी सर्च को ही बेहतर विधि मानते हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है, इसमें तुलनाएं कम होती हैं और इसलिए ये सर्चिंग की अच्छी विधि मानी जाती है। अब हम सर्चिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ हमने n में एक मान डाला है जिसे इस एरे में सर्च करना है और सर्चिंग के लिए हम मध्यमान का प्रयोग करेंगे। मध्यमान कैसे निकाला जाएगा? इसका इंडेक्स मान है, प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो मध्यमान आ गया। ये 2 जो हमें मिला है ये इंडेक्स मान है। इस इंडेक्स मान पर जो मान उपलब्ध है उस मान की तुलना हम अपने सर्च किए जाने वाले मान से करते हैं। अगर ये इसके बराबर निकलता है तो हमारी सर्च यहाँ समाप्त हो जाती है, परंतु यदि ये इसके बराबर नहीं निकलता है, जैसे यहाँ नहीं निकला, तो अब हमारा एरे आधा हो जाता है। अब हमें अगले इस भाग पर तुलना केवल इस एरे के इतने ही भाग पर करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है ये क्रमबद्ध एरे है और इसमें इस मान से छोटे मान ही ऊपर होंगे, इससे बड़े मान नीचे होंगे और ये इससे बड़ा मान है, इसलिए हम इसकी सर्चिंग नीचे के भाग में करेंगे। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि सर्च किया जाने वाला मान मध्य मान से बड़ा है तो सर्च एरे के निचले भाग में होगी और यदि सर्च किया जाने वाला मान मध्य मान से छोटा है तो सर्च ऊपर वाले भाग में होगी। दोनों ही अवस्थाओं में हमारी सर्चिंग आधे एरे पर होगी, इसलिए इसे हम सर्चिंग की तीव्र विधि कहते हैं। अब हम यहाँ पर इस एरे में ही सर्च करेंगे और इसका मध्यमान निकालेंगे। 3 + 4/2, तो इसका पूर्णांक में मध्यमान आता है 3। अब हमारी जो तुलना है वो मध्यमान पर उपस्थित मान से की जाएगी और अगर ये मान इसके बराबर है तो हमारी सर्च जो है वो समाप्त हो जाएगी और मान हमें मिल जाएगा। और यदि ये नहीं मिलती है तो हम फिर से मध्यमान निकालेंगे और इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर मान मिल गया और सर्च यहाँ पर समाप्त हो गई। इसमें हमने केवल 2 ही तुलनाएं की और हमें मान मिल गया, जबकि रेखीय सर्च में हमने तुलनाएं अधिक की थी। इस प्रकार यदि बाइनरी और रेखीय सर्च में तुलना पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च सर्चिंग की अच्छी विधि है। ये रेखीय सर्च की तुलना में बेहतर है क्योंकि इसमें तुलनाएं कम होती हैं, समय कम लगता है, जबकि रेखीय सर्च में तुलनाएं अधिक होती हैं और समय भी अधिक लगता है। इसके अतिरिक्त बाइनरी सर्च बड़े बड़े डाटा स्ट्रक्चर पर या बड़े एरे पर प्रयोग की जा सकती है, जबकि रेखीय सर्च बहुत बड़े एरे पर या बहुत सारे मानों पर प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव आती है। कभी कभी लीनियर सर्च की एल्गोरिदम भी पूछ ली जाती है। रेखीय सर्च की एल्गोरिदम बहुत आसान है, एक बार इसके स्टेप्स को हम देखेंगे। स्टार्ट, सबसे पहले हमने एक j वेरिएबल लिया। हमें पता है एरे हमेशा 0 से शुरू होता है, तो j = 0। रिपीट, यहाँ हम लूप लगा रहे हैं। रिपीट स्टेप 4 and 5 वाइल j छोटा रहे n से। यहाँ n एरे का आकार है, मैक्सिमम आकार, मतलब जब तक उससे छोटा रहेगा j, क्योंकि हमें लूप तभी तक चला रहा है जब तक एरे का अधिकतम आकार नहीं आ जाता। तो जब तक j का मान n से छोटा रहेगा स्टेप 4 और स्टेप 5 रिपीट होते रहेंगे। स्टेप 4 क्या है? हमारा एरे है aj, इसका जो पहला मान है
अगर उसकी हम तुलना करवा रहे हैं, यहाँ इफ़ लगा है, इसका मतलब यहाँ पर हम तुलना करवा रहे हैं। इफ़ ए का जे जो भी पहला मान है या जो भी उसके अंदर हमने पहला मान दिया है इज इक्वल टू आइटम, आइटम वो मान है जिसे हमें सर्च करना है हमारे एरे में, इसके पहले मान से इस आइटम की तुलना कर रहे हैं और अगर ये इसके बराबर है तो देन गो टू स्टेप 6। और स्टेप 6 पर क्या है, जे को प्रिंट करवाया है और आइटम को प्रिंट करवाया है, मतलब हमें मान मिल गया, सर्चिंग ख़त्म। और हमें पोजीशन भी पता चल जाएगी, जे का मतलब वो पोजीशन जहाँ मान मिला और आइटम जो मान हम खोज रहे थे वो हमें मिल गया। लेकिन अगर ये स्टेप ट्रू ना हो तो पांचवा स्टेप है कि जे का मान 1 बढ़ाओ, पहले से दूसरे मान पर जाओ और वापस से इसकी जांच करो। और ये प्रोसेस 4 और 5 देखो रिपीट करवा रखा है हमने, तो ये दोनों लाइनें रिपीट होती रहेंगी जब तक हमें मान मिल नहीं जाता या हमारा एरे समाप्त नहीं हो जाता, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे हमें मान मिलेगा ये गो टू स्टेप 6 पर पहुंचा देगा हमें और वहाँ हम जिस स्थान पर मिला है और जो आइटम मिला है दोनों को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत आसान एल्गोरिदम है, इसको हम 2 बार अगर पढ़ते हैं तो ये हमें याद हो जाएगा।